रेडी स्टार्ट। तीर्थ स्थल लोगों की आस्था के साथ साथ पर्यटन रोजगार और राजस्व अर्जन के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। अपेक्षा की जाती है कि ऐसी जगहों पर लोगों की आवाजाही, रुकने ठहरने, खाने पीने की समुचित और सुविधाजनक व्यवस्था हो। सरकारें तीर्थ स्थलों के विकास और वहां श्रद्धालुओं, सैलानियों को आकर्षित करने का प्रयास करती है। इस दृष्टि से अनेक तीर्थ स्थलों तक पहुंचने वाली सड़कों को चौड़ी करने, सुरंगों, उप पुलों आदि के निर्माण, होटल, मोटेल आदि की सुविधाएं विकसित करने के प्रयास किए गए हैं। इसका असर भी नज़र आता है। अनेक तीर्थ स्थलों पर लोगों की आवाजाही काफ़ी बढ़ गई है, मगर इसके साथ ही इन जगहों पर कमाई की होड़ में कई अव्यवस्थाएं भी पनपी हैं। इसका नतीजा यह है कि दुर्गम जगहों, पहाड़ों के तीर्थ स्थलों पर हादसे बढ़े हैं, जिनमें हर वर्ष बहुत सारे श्रद्धालुओं, सैलानियों की जान चली जाती है। इस मामले में उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों पर अव्यवस्था की वजह से होने वाले हादसों को लेकर सबसे अधिक सवाल उठते हैं। इस वर्ष 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से 2 महीनों के भीतर सड़क दुर्घटनाओं, हेलीकॉप्टर हादसे आदि की वजह से करीब 60 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वह यात्रियों की हर सुविधा का ध्यान रखता है, पर सच्चाई यह है कि अव्यवस्था के कारण 4 धाम यात्रा में कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। पैरा यूँ सैलानियों की बढ़ती तादाद और उनकी सुविधाओं के मद्देनज़र किए जा रहे निर्माण कार्यों की वजह से उत्तराखंड के पर्यावरण को पहुंच रहे भारी नुकसान को लेकर लंबे समय से आवाज़ें उठती रही हैं। वहां के पहाड़ भंगुर हैं, निर्माण कार्यों और अतार्किक ढंग से बन रहे भवनों, सड़कों आदि के कारण उनमें दरारें पड़ने की शिकायतें आती रहती हैं। तेज बरसात में भूस्खलन से जब तब तबाही के मंजर उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि वहां सैलानियों और पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए, उन्हें नियंत्रित और संतुलित किया जाए ताकि अधिक भीड़भाड़ से असुविधाओं और जोखिम की स्थिति न बने। पर प्रशासन ने जैसे वहां कारोबारियों को मनमानी की छूट दे रखी है, इसी का नतीजा है कि हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने वाले तय मानकों को ताक पर रखते हुए उड़ान भरते रहते हैं। यही हाल वहां टैक्सी आदि की सेवाएं उपलब्ध कराने वालों का है। हालांकि उत्तराखंड के तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल इस मामले में अपवाद नहीं है। हर तीर्थ स्थल पर कमोबेश यही हाल है। जिन जगहों पर अधिक भीड़ भाड़ इकट्ठा होने का अनुमान रहता है, वहां कायदे से लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के ठोस उपाय होने चाहिए, मगर ज़्यादातर धार्मिक स्थलों पर यात्रियों को अनेक भरोसे छोड़ दिया जाता है। उनके कहीं कहीं कभी कभार कुछ स्वयंसेवक लोगों को
संभालते देखे जाते हैं, पर भीड़ अधिक हो जाने पर वे भी अवश्य हो जाते हैं, जिसका नतीजा कई बार हादसों में सामने आता है। अमरनाथ यात्रा की एक व्यवस्था बनी हुई है, जिसमें श्रद्धालुओं का पंजीकरण किया जाता है, उन्हें अलग अलग समय पर आगे बढ़ने दिया जाता है। चार धाम यात्रा में भी अगर भीड़भाड़ काफ़ी बढ़ती देखी जा रही है तो वहाँ ऐसी ही कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जाती, जिसमें यात्रियों को चरणबद्ध तरीके से रवाना किया जाए और सुरक्षित वापस लौटाया जा सके। पैरा, देश में हर व्यक्ति को अपनी भाषा के चयन की आज़ादी है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति उसी भाषा को तरजीह देगा जो उसके लिए सहज होगी। हालांकि बदलते वक्त के साथ जीवन में बढ़ती ज़रूरतों के हिसाब से एक से ज़्यादा भाषाएं सीखने के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता, मगर भाषा को लेकर विवाद की गुंजाइश क्यों पैदा हो रही है? किसी एक भाषा के लिए दूसरी का विरोध करना कितना तर्कसंगत है, यह सवाल फिर से गूंजने लगा है। दक्षिण के कुछ राज्य हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ फिर मुखर होने लगे हैं। तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के त्रिभाषा सूत्र का विरोध हो रहा है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ किया है कि हिंदी किसी भाषा की विरोधी नहीं है, बल्कि यह सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और देश में किसी विदेशी भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए। पैरा, दरअसल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राज्यों के 3 भाषाएं पढ़ाए जाने की बात कही गई है। इनमें भाषाओं का चयन राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद के आधार पर तय करने की बात कही गई है, बेशर्ते 3 भाषाओं में से कम 2 भारत की मूल भाषाएं हों। इस नीति के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने हाल में कक्षा 1 से 5वीं तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाए जाने का फैसला किया है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसका पुरजोर विरोध कर रही है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का कहना है कि हिंदी किसी भी राज्य पर थोपी नहीं जानी चाहिए। यह बात सही है कि किसी भी राज्य, समाज या व्यक्ति को कोई एक भाषा अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हिंदी के प्रति एक खास तरह के पूर्वाग्रह का क्या औचित्य हो सकता है? अगर कोई अपनी इच्छा से किसी भाषा का चयन करना चाहे तो उसे रोकना न्याय संगत नहीं होगा। विद्यालयों में भाषा के चयन का फैसला विद्यार्थियों की रुचि के आधार पर हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। पैरा, ईरान और इजराइल के बीच चले युद्ध में कितना नुकसान हुआ इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, मगर युद्ध से किसका भला हुआ है? चारों तरफ खौफनाक मंजर दिखता है। बर्बादी और पतन के अलावा क्या हासिल होता है? अपने अस्तित्व को खतरा बताकर और खुद को ताकतवर साबित करने के लिए कुछ देश महाविनाश को निमंत्रण देते हैं। अपने अस्तित्व
और नतीजा विकास में वे पिछड़ जाते हैं। अरबों की मुद्रा के नुकसान से देश की अर्थव्यवस्था ढह जाती है।